जय श्री राम सभी को। मैं आर्यन फिर से स्वागत करता हूं आपका जेएसआर क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 10th का 5th चैप्टर लाइफ प्रोसेस। जैसा कि चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, हम इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस के बारे में जानेंगे। क्या होते हैं लाइफ प्रोसेस? ये वो बेसिक फंक्शंस हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करती है टू मेंटेन देयर लाइफ। यानी कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को बनाए रखने के लिए क्या क्या एक्टिविटी, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज क्या है? लाइफ प्रोसेस है। अब आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लाइफ? क्या क्राइटेरिया हम यूज करेंगे कि हम बता सके कि कोई चीज लिविंग बीइंग है या नहीं? तो मूवमेंट के अलावा ये सारी चीज क्या है? क्राइटेरिया है जिससे हम बता सके कि कोई लिविंग है या फिर नहीं। आया समझ में? अब एक एक करके इन सबको हम डिस्कस करते हैं। बस आपका रिप्रोडक्शन जो है वो आने वाले चैप्टर में डिस्कस करा जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में रिप्रोडक्शन का एक अलग से चैप्टर दे रखा है। ठीक है। पहला है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? फूड इनटेक करता है और उस फूड को यूज करता है फॉर एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस के लिए। यानी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खाना खाता है और उससे एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस करता है। आया समझ में? अब इस अर्थ पे बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। तो हमने क्या किया? न्यूट्रिशन के टाइप बांट दिए। पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके खाना बनाता है। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसमें CH बॉन्ड होते हैं, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें CH बॉन्ड नहीं होते। आया समझ में? तो उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना खाना बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, और उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। जैसे कि ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का वो इस्तेमाल करके सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। C6H12O6 प्लस पानी प्लस ऑक्सीजन O2। तो प्लांट ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी का यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्लूकोज बनाया। ये आपका क्या है? ग्लूकोज है। पानी बनाया और ऑक्सीजन बनाया। अब इसे बैलेंस कैसे करोगे? यहां 6 कर दो, 12 कर दो, 6 कर दो, 6 कर दो। ठीक है। तो मैंने तो जल्दी जल्दी कर दिया। आपने केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें बैलेंसिंग के बारे में अच्छे से बताया है मैंने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे आ रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर ग्लूकोज बना किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आया समझ में? हुआ क्या? प्लांट ने लाइट एनर्जी को यूज किया बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी लीफ में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट कैप्चर करता है। लाइट एनर्जी कैप्चर हुई, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में। पानी ब्रेक होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन निकल रहा है ना? अब रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और बनता है कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हमने कर रखी है। जब भी ऑक्सीजन आता है या फिर हाइड्रोजन जाता है उस कंपाउंड से, तो होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है? इसका उल्टा, यानी ऑक्सीजन का जाना और हाइड्रोजन का आना। ठीक है। दोनों में से कोई भी एक हो गया तो क्या हो गया? वो रिडक्शन। और अगर ऑक्सीजन आ गया या फिर हाइड्रोजन चला गया, दोनों में से कोई भी एक हो जाए तो वो होगा ऑक्सीडेशन। यहां पे आप देखोगे हाइड्रोजन आ गया CO2 में, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। अब मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि ऑक्सीडेशन आप 11th-12th में पढ़ोगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन का असली मतलब होता है किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन निकल जाना। पूरे कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो क्या होता है? उसका ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो होता है रिडक्शन। ठीक है।
तो ये सब ना स्ट्रक्चर वगैरह पे बेस्ड होते हैं कॉन्सेप्ट, वो आप 11th-12th में अच्छे से सीखोगे। ठीक है, अभी बस आपको यही जानना है कि हाइड्रोजन का आना, ऑक्सीजन का जाना रिडक्शन होता है और इसका उल्टा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो क्या किया प्लांट ने, इस स्टेप को फॉलो करके अपना खाना बनाया, ग्लूकोज बनाया। अब देखो, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लेना। ये जो ग्लूकोज निकला ना, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट यानी जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने हो। ठीक है, बेसिक सी डेफिनेशन दे दी मैंने। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बनते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज भी क्या है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। कुछ कार्बोहाइड्रेट ये इमीडिएटली यूज कर लेते हैं फॉर द एनर्जी, जो उन्हें एनर्जी चाहिए उनके लिए यूज कर लेते हैं, और बाकी को वो स्टोर करके रखते हैं एज स्टार्च, यानी स्टार्च के फॉर्म में वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखते हैं प्लांट। ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो बची हुई है उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं ताकि बाद में यूज कर सकें। आया समझ में? जब ग्लाइकोजन पूरा भर दिया जाता है, यानी पूरी मात्रा ग्लाइकोजन की हो जाती है, तब वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं फैट में। जब आप बीमार होते हो तो पहले ग्लाइकोजन टूटता है, ग्लाइकोजन से एनर्जी निकलती है, फिर जब ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है तो क्या होता है, फिर फैट टूटता है, तब बॉडी का जो वेट है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये सारी जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं ये एक साथ नहीं होती, साइमल्टेनियसली नहीं होती। जैसे कि डेजर्ट प्लांट क्या करता है, रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है रात के समय में, क्योंकि इनके पास पत्ते कैसे प्रेजेंट है, कांटों के फॉर्म में, यानी पत्ते कन्वर्ट हो जाते हैं कांटों में। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए स्टोमेटा कम, जिससे ये पानी का लॉस ना कर पाए। रेगिस्तान में जो प्लांट होते हैं उनके पास वैसे ही पानी की किल्लत है, पानी की कमी है, तो वो और ज्यादा ट्रांसपीरेशन से पानी वेस्ट नहीं करना चाहते, तो पत्ते बदल जाते हैं किसमें, कांटों में। उनमें होते हैं स्टोमेटा कम। अब स्टोमेटा कम होने की वजह से फायदा तो मिल रहा है कि पानी का लॉस नहीं हो रहा, लेकिन ये गैसेस एक्सचेंज भी नहीं कर पाते अच्छी तरीके से, धीरे हो जाती है वो प्रोसेस। होते तो है स्टोमेटा लेकिन कम होते हैं, और दिन के समय ये खोलते नहीं है स्टोमेटा ताकि पानी का लॉस ना हो। तो ये रात के समय क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं और दिन के समय सनलाइट यूज करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपना खाना बनाते हैं। आया समझ में? तो ये दोनों पॉइंट लिख लो। अब आती है एक्टिविटी 5.1। इसमें बताया गया है कि क्लोरोफिल क्यों जरूरी है प्लांट के लिए। इसमें क्या किया, एक मनी प्लांट लिया और ऐसे कमरे में रख दिया जहां सनलाइट नहीं आ रही, यानी डार्क प्लेस पे। क्या हुआ, सारा स्टार्च जो स्टोर फॉर्म में था खत्म हो गया 3-4 दिन में। फिर क्या किया, इसको रख दिया 6 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए धूप में, ताकि ये अपना खाना बनाए। ठीक है, अब आप देखोगे यहां पे ग्रीन पैचेस आ गए होंगे, ग्रीन पैचेस थोड़े बहुत आ जाएंगे। इसको आप एक पेपर पे ट्रेस कर लो कि कहां कहां पे ग्रीन पैचेस आ गए हैं। अब क्या करना है, अल्कोहल में डाल के इसका जो कलर है वो गायब कर देना है। ठीक है, मतलब जो लीफ का पूरा कलर है वो गायब कर देना है। पहले तो आपको बॉईल करना है वाटर में, फिर अल्कोहल में डाल के साफ कर देना है। अब इसके ऊपर डालना है आयोडीन सॉल्यूशन, या फिर इसको डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन में डिप कर दो। ठीक है, डिप करके रखोगे तो क्या होगा, जहां जहां ग्रीन पैचेस थे वहां वहां आयोडीन क्या करेगा, ब्लू ब्लैक कलर ले आएगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन टेस्ट करता है स्टार्च को, जब भी आयोडीन स्टार्च में जाता है तो वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। अब इन पत्तों में जहां जहां पे ग्रीन पार्ट था वहीं ब्लू ब्लैक कलर आएगा, क्योंकि वहां प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। जहां ग्रीन पार्ट होता है वहां क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और वहीं पे स्टार्च फॉर्म हुआ है, यानी कि क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है, और वहीं पे क्या बनता है, खाना बनता है। ठीक है, तो ये थी इसकी एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन। अब है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स की सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। इनका काम होता है लार्ज अमाउंट ऑफ गैस को एक्सचेंज कराना ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे थे
ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे। तो ये हो कहाँ रहा था, स्टोमेटा से हो रहा था। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मेनली ऑकर्स थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स। ज्यादातर गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती है लीफ के स्टोमेटा से। ठीक है, लेकिन स्टेम और रूट भी क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं उनकी आप स्टेम देखोगे वो ग्रीन नजर आते हैं, तो वहां पे भी स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। लेकिन रूट्स में स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते, ये रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। रूट क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपना फूड ब्रेक डाउन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन अभी हम देखेंगे क्या होता है, लेकिन अभी बस आप इतना ही समझो, रूट के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता, ये डिफ्यूजन की प्रोसेस से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं, यानी ऑक्सीजन यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। प्लांट भी, पूरा प्लांट क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। दिन के समय आपने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, क्योंकि उसे फोटोसिंथेसिस करना होता है। रात के समय ज्यादातर उन्हें क्या करना होता है, रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपना खाना जो उन्होंने बनाया है उसे ब्रेक डाउन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, आगे है लॉस ऑफ वाटर। क्या होता है, काफी लार्ज अमाउंट में वाटर वेपोर एस्केप कर जाते हैं थ्रू द स्टोमेटा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब यहां पर वाटर लॉस ज्यादा ना हो जाए, इसलिए प्लांट क्या करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होती तो स्टोमेटा को बंद कर देते हैं, जिससे वाटर लॉस ना हो। हमने अभी देखा था डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि दिन के समय अगर वे स्टोमेटा ओपन करेंगे तो वाटर लॉस भी होगा और रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, तो ये क्या करते हैं, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, बंद करके रखते हैं स्टोमेटा को। रात के समय स्टोमेटा ओपन होता है, जिससे वाटर लॉस ना के बराबर होता है, और इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वे धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं ड्यूरिंग डे, सनलाइट की प्रेजेंस में। आया समझ में। अब आता है गार्ड सेल्स। स्टोमा इज सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल्स। हर एक स्टोमेटा क्या होता है, गार्ड सेल से सराउंडेड होता है। गार्ड सेल्स में जब पानी एंटर करता है तो वे स्वेल हो जाते हैं, यानी कि वे फूल जाते हैं, और स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। जब पानी वहां से निकलता है गार्ड सेल से तो वे श्रिंक कर जाते हैं और स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है। देखो, ये आपका स्टोमेटा है, बीच में स्टोमेटल पोर, ये क्या है, गार्ड सेल है, दोनों गार्ड सेल हैं। जब पानी आया तो ये ऐसे हो गया फूल के, बीच में स्टोमेटा था तो वो खुल गया। जब पानी चला गया तो ये सिकुड़ गया और स्टोमेटल पोर बंद हो गया। अब ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है डॉट डॉट, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करता है। अब आती है आपकी एक्टिविटी, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये जाना कैसे, एक एक्टिविटी से जिसमें क्या किया, 2 प्लांट लिया, 2 प्लांट एक जैसे ही लिए, ठीक है, दोनों प्लांट को डार्क रूम में रखा जिससे स्टोर स्टार्च जो है वो खत्म हो जाए। अब इन्हें क्या करना है, आपको एक जार में रखना है जो कि बिल्कुल पैक हो, बंद हो, जिसमें गैस एक्सचेंज ना कर सके। एक जार के अंदर आपको रखना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है। अब 2-3 घंटे बाद इन दोनों में से एक एक पत्तियां तोड़ो और क्या करो, आयोडीन टेस्ट करो, जैसे हमने अभी किया था कि इसको पहले उबाल लो पानी में रख के, फिर अल्कोहल में डाल के फिर से उबालो जिससे अल्कोहल उड़ जाए। अब इनको आयोडीन सॉल्यूशन में डालना है अलग अलग। अब क्या होगा, जिसमें आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है उसमें कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, और जिसमें आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा था उसमें ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। इसका मतलब आयोडीन किसे टेस्ट करता है, स्टार्च को। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था उस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस नहीं करी, और जिसमें आपने ये नहीं रखा उसमें फोटोसिंथेसिस हुई है। तो इसका मतलब जिसमें आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी वजह से क्या हुआ, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस नहीं करी, और जिसमें नहीं रखा था
उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी तो उसने फोटोसिंथेसिस कर ली। तो इसलिए बोला है कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी। ठीक है, अब अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी प्लांट को लेने पड़ते हैं, जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि उन्हें प्रोटीन और नाइट्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स भी बनाने होते हैं जो उनकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब ये दो तरीके से ले सकते हैं, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स। नाइट्रेट होता है आपका NO3 नेगेटिव, नाइट्राइट होता है NO2 नेगेटिव। ठीक है, तो इनसे बने हुए इनऑर्गेनिक कंपाउंड से वे ले लेते हैं या तो नाइट्रोजन, या फिर वे क्या करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते हैं जो कि बैक्टीरिया बनाता है। बैक्टीरिया कैसे बनाते हैं? जब लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, तो नाइट्रोजन नीचे आ जाते हैं। ठीक है, और वे बैक्टीरिया क्या करते हैं नाइट्रोजन के ऐसे फॉर्म में बदल देते हैं जिससे प्लांट एब्जॉर्ब कर सके। नाइट्रोजन सीधा प्लांट यूज नहीं कर पाते, तो वे क्या करते हैं बैक्टीरिया की मदद लेते हैं। बैक्टीरिया नाइट्रोजन को कंज्यूमेबल फॉर्म में बना देते हैं जिससे वे कर सके। आया समझ में? तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से भी ले लेते हैं और इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट से भी ले लेते हैं। अब फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम, इनकी भी जरूरत होती है क्योंकि उन्हें प्रॉपर ग्रोथ चाहिए और क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए ये सब उनको चाहिए। अब क्लोरोफिल होगा तभी तो सनलाइट कैप्चर कर पाएंगे, है ना। अब है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस पे डिपेंड होता है। ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इनमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को पहले ब्रेक करता है सिंपल सब्सटेंस में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की प्रेजेंस में ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, फिर उसे क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। एंजाइम्स है बायोकैटलिस्ट जो रिएक्शन को फास्ट करता है। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स डिपेंड होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे। कैसे? जैसे हिरन घास खाती है तो वो क्या है डायरेक्टली डिपेंडेंट है ऑटोट्रॉफ्स पे। लायन हिरन को खाता है तो लायन इनडायरेक्टली डिपेंड किस पे है, ऑटोट्रॉफ्स पे। यानी अगर ऑटोट्रॉफ्स खत्म हो जाएंगे तो एक एक करके सारे ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल है एनिमल्स और फंगी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। अब देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, हिरन किसको खाता है, घास को। लायन किसको खाता है, हिरन को। तो दोनों की स्ट्रैटेजी अलग अलग है ना। तो हमने इनको बोल दिया एक कार्निवोरस है एक हर्बीवोरस है ना। ऐसे ही अलग अलग न्यूट्रिशनल स्ट्रैटेजीज होती है, उनको हम देखेंगे एक एक करके। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आता है पहले। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फूड को बाहर डाइजेस्ट करता है, जैसे मैंने अभी बताया था। ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड को बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि उसे ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल सब्सटेंस में। वे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालते हैं डेड और डीकेइंग मैटर पे, और उन्हें क्या करते हैं सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। फिर वे क्या करते हैं उन सिंपल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एग्जाम्पल है ब्रेड मोल्ड, यीस्ट और मशरूम। ये क्या करते हैं बॉडी के बाहर सिक्रेट करते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, और फिर जब वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अब है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म क्या करता है, पहले फूड को खाता है, फिर बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है और देन एब्जॉर्ब करते हैं। कॉमन इन मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ज्यादातर एनिमल्स इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, यानी पहले खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ह्यूमंस भी होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। अब आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फूड कहां से प्राप्त करता है, लिविंग प्लांट्स और लिविंग एनिमल्स से। ये उनको मारता नहीं है, ये क्या करता है उनके ऊपर चिपक जाता है और उनसे न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देता है। अब जिन पे ये चिपकते हैं उन्हें बोलते हैं होस्ट, और इन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, एग्जाम्पल है कसकटा यानी अमरबेल। ये एक ऐसा पौधा कह लो, तो ऐसी बेल है जो क्या करती है दूसरे पौधे को, दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन लेती है और उन्हें हार्म पहुंचाती है। यानी न्यूट्रिशन किसी का छीन लेना एक तरीके से हार्म ही तो पहुंचाएगा। तो अमरबेल क्या करती हैं, दूसरे प्लांट पे चिपक जाती है और उनसे न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देती हैं। टिक्स होती है, जैसे आपने गाय के देखा होगा, वो मोटे से कीड़े होते हैं, उन्हें टिक्स बोलते हैं। उनसे क्या करते हैं, ब्लड लेते हैं, यानी एक तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं। लाइस, जू हमारे बालों में भी होती है, हो जाती है मतलब गंद की वजह से, तो वे भी क्या है पैरासाइट है। लीचेस,
टैपवॉर्म आपका केचुए जैसा दिखता है, व्हाइट कलर का होता है, केचुआ नहीं होता, केचुए जैसा दिखता है। और लीचेस होते हैं आपके जो हमारे अगर हाथ पे चिपक जाए तो क्या करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं और ब्लड को सक करते हैं, ठीक है, यानी ये सारे क्या है, पैरासाइट है। अब देखो हम देख लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, फिर हम ह्यूमन बॉडी का भी देखेंगे। एमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये एक सिंगल सेल है। हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सेल से बने हुए हैं हम, लेकिन एमीबा जो है वो सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से बना है, यानी एक ही सेल ऑर्गेनिज्म है इसमें, ठीक है। एमीबा क्या करता है, यहां देखो पहले, ये एमीबा है, बीच में न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। जैसे इसके पास खाना आया, ये स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर निकालेगा, यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकालेगा और फूड को अपने अंदर कर लेगा। फूड वैक्यूल बन जाएगा, फूड वैक्यूल में डाइजेशन होगा, फिर क्या होगा, फिर डिफ्यूजन की प्रोसेस से साइटोप्लाज्म में ये फूड चला जाएगा और वेस्ट सब्सटेंस बाहर निकाल देगा। इट टेक्स इन फूड बाय स्यूडोपोडिया, क्या करता है ये, स्यूडोपोडिया की मदद से फूड अपने अंदर लेता है। कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करता है। डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज हो जाता है किसमें, साइटोप्लाज्म में, और अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकाल देते हैं। ये भी क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर पहले फूड ले रहा है फिर डाइजेस्ट कर रहा है ना। अगला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम। पैरामीशियम के पास फिक्स्ड शेप होते हैं, यानी डेफिनेट शेप होते हैं, अपना शेप चेंज नहीं कर सकते। एमीबा ने क्या किया था, स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर निकाला था और खाना को अपने अंदर ले लिया था, लेकिन ऐसा ये नहीं कर पाते। इनके पास होता है सिलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अब इनकी मदद से ये मूवमेंट कराते हैं और फूड अगर यहाँ प्रेजेंट है तो उसको इनटेक कर लेते हैं। अब ये इनटेक होता है फूड एक स्पेसिफिक स्पॉट पे, उसको बोलते हैं ओरल ग्रूव, ठीक है। ये रहा वो स्पॉट, इसको बोलते हैं ओरल ग्रूव। यहां से वो खाना खाते हैं और जब ये खाना अंदर चला गया सेल के तो क्या होगा, फूड वैक्यूल में बदल जाएगा और ये फूड वैक्यूल डाइजेस्ट होके वेस्ट सब्सटेंस बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। यहां तक था आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमने देखा एमीबा और पैरामीशियम। अब हम करेंगे एक एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, दोनों में 1 ml आपको लेना है स्टार्च सॉल्यूशन, एक के अंदर आपको डालना है सलाइवा। आधे 1 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दो, आराम करने दो उन्हें। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों में डालना है आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। आयोडीन क्या टेस्ट करेगा, स्टार्च किसके अंदर प्रेजेंट है। आप देखोगे जिसके अंदर आपने सलाइवा डाला उसके अंदर स्टार्च नहीं दिखा रहा आयोडीन, और जिसके अंदर आपने सलाइवा नहीं डाला था उसके अंदर ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा, यानी स्टार्च प्रेजेंट है। तो यानी सलाइवा ने क्या किया, यहाँ पे स्टार्च को ब्रेक कर दिया। सलाइवा के पास होता है सलाइवरी एमाइलेज, यानी एक तरीके का एंजाइम है वो। उस एंजाइम ने, सलाइवरी एमाइलेज ने क्या किया, स्टार्च को ब्रेक कर दिया सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है। इसे ही बोलते हैं क्या, डाइजेशन। आया समझ में, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो गए, सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है। अब देखेंगे हम ह्यूमन बीइंग्स कैसे न्यूट्रिशन करते हैं। उनमें एलिमेंट्री कैनाल आता है। एलिमेंट्री कैनाल यानी माउथ से लेके एनस तक जहां से भी फूड पास होगा वही क्या है, आपका एलिमेंट्री कैनाल है। अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है। अब डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है माउथ, मुंह से ही खाते हो खाना। माउथ में डाइजेशन कैसे होता है, सबसे पहले टीथ से आप चबाते हो, जो बड़े बड़े टुकड़े खाए आपने वो सिंपल छोटे छोटे पीस में ब्रेक होते हैं, यानी मैकेनिकल फूड का ब्रेकडाउन हुआ, यानी उनके पीस का साइज छोटा हो गया, ठीक है। फिर क्या होता है, फूड सलाइवा से मिक्स हो जाता है। सलाइवा कहां से निकला है, सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है। अब आपको पता है सलाइवा के अंदर है सलाइवरी एमाइलेज जो कि स्टार्च को ब्रेक करता है, यानी स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। टंग क्या हेल्प करती है, फूड को मिक्स करती है सलाइवा से और निगलने में मदद करती है। अब खाना स्टमक में आ गया, किसके थ्रू होते हुए, ईसोफेगस। यहाँ पे एक पाइप होती है उसे हम बोलते हैं ईसोफेगस, उसके थ्रू कहाँ आ गया खाना, स्टमक में।
अब ये जो मूवमेंट होती है ना, ये होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। होता क्या है, जैसे मान लो ये ईसोफेगस है, यहां पर खाना है, तो ऐसे यहां पे खाना है, ठीक है। तो क्या होता है, यहां से रिलैक्स होती है मसल और यहां से पुश करती है, जिससे ये खाना नीचे आ जाता है और यही स्ट्रक्चर यहां पे बन जाता है, ठीक है। और फिर से यहां से मसल पुश करती है और यहां से रिलैक्स। इसी मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसी मूवमेंट से क्या होता है, फूड आगे पास करता है। तो स्टमक में आ गया फूड। अब स्टमक के पास होता है गैस्ट्रिक जूस। HCl, पेप्सिन और म्यूकस एक साथ गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, सबसे पहले HCl की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मीडियम को एसिडिक बना देता है और किल करता है हार्मफुल बैक्टीरिया को, ठीक है। एसिडिक बना दिया और हार्मफुल बैक्टीरिया मार दिए। पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में बदल देता है। पेप्सिन क्या करता है, एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, यानी पेप्सिन एसिडिक मीडियम में ही प्रोटीन सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए HCl हमारे पेट में बनता है। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस बचाता है स्टमक की लाइनिंग को, क्योंकि एसिड क्या कर सकता है, जला सकता है। तो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइनिंग को, ठीक है, जिससे वो बनी है। अब स्टमक से पास होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, खाना पेट में डाइजेस्ट हो गया जो भी होना था, अब आगे वो पास कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये जो ऑर्गन के एंड में जो मसल होती है उसे बोलते हैं स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल क्या करती है, जब तक पेट में खाना डाइजेस्ट हो रहा है तो वो मसल टाइट रहती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड रहती है, जिससे मसल के बाहर खाना ना जाए। जब खाना डाइजेस्ट हो गया तो क्या होता है, ये रिलैक्स होती है, ओपन होती है और जो फूड है हमारा आगे पास होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया खाना। ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा लंबा पार्ट कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। कहने को ये स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन सबसे लॉन्ग पार्ट है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्या क्या एंजाइम रिलीज होते हैं, लीवर, गॉल ब्लैडर वगैरह आएंगे, अभी देखेंगे। अब एक छोटा सा पॉइंट है, मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट एज कंपेयर टू ग्रास। जो मीट है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है एज कंपेयर टू ग्रास। क्यों, क्योंकि ग्रास के अंदर होता है सेलुलोज। सेलुलोज हम नहीं पचा सकते, लायन नहीं पचा सकते, लेकिन पचा सकते हैं हिरन, यानी डाइजेस्ट कौन कर सकता है, हिरन कर सकते हैं, गाय कर सकते हैं, यानी वो एनिमल कर सकते हैं जो घास खाते हैं। उनके पास स्मॉल इंटेस्टाइन और ज्यादा बड़ी होती है, जिससे सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन लायन के पास, हमारे पास इतनी बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है, जिस वजह से हम सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे अंदर तो फिर भी इनफ होती है लेंथ इनकी, जिसे हम जो सब्जी वगैरह है वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन घास नहीं खा सकते हम भी, ठीक है। उनके अंदर सेलुलोज बहुत ज्यादा होता है, हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। और लायन के अंदर बहुत छोटी होती है, इसलिए वो कैसे हैं, कार्निवोरस हैं। वो किसको खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। अब देखो, लीवर और पैनक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े हुए हैं, तो इनका कुछ ना कुछ रोल होगा। क्या रोल है लीवर का, ये बाइल जूस सिक्रीट करता है, जो थोड़े समय के लिए गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। फिर कहां जाता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। एसिडिक फूड को वो एल्कलाइन में कन्वर्ट करता है, यानी स्लाइटली बेसिक में कन्वर्ट करता है, और लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक करता है स्मॉल में, ठीक है। बाइल जूस का क्या काम है, एक तो एसिडिक फूड को एल्कलाइन में बदलना और लार्ज फैट ग्लोब्यूल को स्मॉलर में कन्वर्ट करना। ये किसका काम है, बाइल जूस का। अब पैनक्रियास का क्या काम है, पैनक्रियास करता है पैनक्रियाटिक जूस रिलीज। पैनक्रियाटिक जूस जैसे कि ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन डाइजेस्ट करना, लाइपेज का काम है फैट्स को डाइजेस्ट करना, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि पैनक्रियास जो है इंसुलिन भी रिलीज करता है। इंसुलिन रिलीज करता है लेकिन वो हार्मोन है, पैनक्रियाटिक जूस नहीं है, ठीक है। अब आता है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, कंप्लीट डाइजेशन करता है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का और फैट्स का।
प्रोटीन कन्वर्ट होता है एमिनो एसिड में, यानी प्रोटीन क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और एमिनो एसिड क्या है, सिंपल सब्सटेंस है। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, अब जब कंप्लीट डाइजेशन हो गया, अब होगा एब्जॉर्प्शन। तो इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या होता है, विलाई होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। विलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। देखो, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल सीधी सीधी होती तो सरफेस एरिया सिर्फ यही है। अब इसमें क्या होता है, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। देखो, ये वाला तो है ही सरफेस एरिया, जो कि अगर सीधे होते तब भी होता, लेकिन ये भी इंक्लूड हो गया। अब ये भी क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, यानी सरफेस एरिया बढ़ गया, जिससे एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होगा और ज्यादा होगा। डाइजेस्टेड फूड एंटर्स ब्लड वेसल्स। डाइजेस्टेड फूड अब किस में चला जाएगा, ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, और ये वहां ट्रांसफर हो जाएगा, यानी हर एक बॉडी सेल्स में ट्रांसफर हो जाएगा, ताकि वो एनर्जी यूज कर सके, ग्रोथ कर सके और रिपेयर कर सके। ठीक है, अब खाना यानी जो बचा कुचा वेस्ट मटेरियल है वो आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। यहां पर वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब होगा अनडाइजेस्टेड फूड से और फीकस बनाएगा। ठीक है, यानी वाटर और सॉल्ट कहां एब्जॉर्ब हो रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो बचा वो रिमूव हो जाएगा थ्रू एनस, कंट्रोल्ड बाय एनल स्फिंक्टर, यानी कि वहां पे क्या है, एनल स्फिंक्टर है जो कि कंट्रोल करता है रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस। आगे समझ में। अब यहां पे देखो हमने क्या क्या देखा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। माउथ से हमने खाना खाया, सलाइवरी ग्लैंड ने क्या किया, स्टार्च को ब्रेक डाउन किया, ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में आया, स्टमक में HCl रिलीज हुआ, पेप्सिन रिलीज हुआ और म्यूकस था। HCl ने एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट किया और बैक्टीरिया किल करे, पेप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन ब्रेक किया, म्यूकस ने स्टमक को बचाया। लीवर से बाइल जूस रिलीज हुआ, गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ और कहां चला गया वो, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या प्रेजेंट था, विलाई, सरफेस एरिया उसने बढ़ा दिया जिससे एब्जॉर्प्शन अच्छे से हुआ। फिर चला गया वो लार्ज इंटेस्टाइन में और वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब होके एनस के थ्रू वो बाहर आ गया। ठीक है, अब एक चीज और जो आपके हित में जारी है, डेंटल कैरीज। क्या होता है, हमारे दांत जब खाना खाते हैं तो उसमें छोटे छोटे पीस खाने के बच जाते हैं। ये छोटे छोटे पीस डाइजेस्ट होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा और क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं, यानी बैक्टीरिया क्या करते हैं, छोटे छोटे पीस को खाते हैं और एसिड रिलीज करते हैं। ये एसिड हमारे दांत की स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट को यानी कि इनेमल को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। इनेमल बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइड्स। ठीक है, एसिड क्या करता है, इन्हें तोड़ना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमारे जो दांत हैं वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं और टूथ डिके होने लगता है। इनसे बचने के लिए डेली क्या करते हैं, ब्रश करते हैं सुबह शाम। ब्रश करते टाइम क्या ध्यान में रखना है कि आपको ऊपर नीचे ब्रश करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना। ठीक है, आप क्या करते हो, जो भी आप टूथपेस्ट यूज करते हो वो होता है बेसिक। बेस और एसिड जब मिलते हैं तो होता है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, यानी एसिड को आप क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो बाय अप्लाइंग टूथपेस्ट। आ गया समझ में। तो वही है डेंटल कैरीज में, सुबह शाम करोगे तो आपके दांत चमकते भी रहेंगे और सेफ भी रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।